नमस्कार। मैं के एस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल के एस मुरारी GS पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। त्रिपुरी अधिवेशन जिसको कह सकते हैं कि कांग्रेस के इतिहास में एक संकट की तरह उभर कर सामने आया है और कांग्रेस के अंदर जो अंतर्विरोध था, राजनीतिक अंतर्विरोध, वो स्पष्ट रूप से उभर कर देखने को मिलता है। त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में कहा जाता है कि पहली बार इस अधिवेशन में जो अध्यक्षीय पद का जो चुनाव हुआ था और उस अध्यक्षीय पद के चुनाव में जब पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होते हैं, तो कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अंदर गांधी को पहली बार इतनी सबसे बड़ी गंभीर चुनौती प्रस्तुत किया गया था और वह चुनौती सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो मैं फिर से वही त्रिपुरी संकट क्या था और किस तरह से यह उभर कर सामने आया उस पर चर्चा करूंगा। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की एक पत्रिका थी और उस इंडियन स्ट्रगल को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने 1920 से लेकर 1924 तक प्रतिबंध कर दिया था और प्रतिबंध किए जाने के कारण जब उस पत्रिका को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने प्रतिबंधित कर दिया था, तो उस प्रतिबंधित किए जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई थी और उस इंडियन स्ट्रगल के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने यूरोपीय प्रवास के दौरान आजादी के संघर्ष को विदेशों में भी फैलाने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के कारण ही कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पटेल के विरोध और आपत्ति दर्ज करने के बावजूद भी महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। गांधी को 1939 ईस्वी तक इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई गांधी के खिलाफ चर्चा की जानकारी मिल गई थी। हालांकि गांधी को जर्मनी एवं जापान के दूतों के साथ सुभाष चंद्र बोस की गोपनीय वार्ता की भी जानकारी मिल गई थी। गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच राजनीतिक गहराई उस समय और अधिक बढ़ गई जब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय कलकत्ता के बजाय इलाहाबाद के आनंद भवन में ही बनाए रखा गया। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय कलकत्ता में स्थानांतरित करना चाहता था, चूंकि कलकत्ता उनका होम टाउन था। लेकिन इस संदर्भ में कृपलानी जैसे कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस का कार्यालय केवल 1 साल तक कलकत्ता में बनाए रखना उचित नहीं है। 1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि में गांधी न तो ब्रिटिश साम्राज्य के कमजोरियों का फायदा उठाना चाह रहे थे और न ही इसके विरुद्ध कोई जन आंदोलन शुरुआत करने के पक्ष में थे। इसके पीछे गांधी का कुछ सैद्धांतिक प्रश्न था, क्योंकि गांधी यह नहीं चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत करके हिटलर और मुसोलिनी के हाथों को मजबूत किया जाना। क्योंकि गांधी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने के संदर्भ में देख रहा था कि आज नहीं तो कल ब्रिटिश भारत में एक लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में सफल होगा। इसकी तुलना में फांसीवाद, नाजीवाद को वह कदापि स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब आंदोलन प्रारंभ करने की बात की जाती है, तो गांधी यह नहीं चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई अभी जन आंदोलन छेड़ा जाए। यदि जन आंदोलन छेड़ा जाएगा तो ब्रिटिश कमजोर पड़ेगा और हिटलर और मुसोलिनी काफी मजबूत हो जाएगा, जो मानवता के विरुद्ध था। चूंकि हिटलर और मुसोलिनी
एक जबरदस्त तानाशाह अभिव्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जब 1939 ईस्वी की बातें प्रारंभ होती है कि अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो अगले अध्यक्ष के रूप में लॉबिंग प्रारंभ हो गई थी। लॉबिंग यानी गुटबाजी प्रारंभ हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर अपने पुनर्निर्वाचन अध्यक्ष के लिए गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिया। इस कार्य से न केवल वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाराज थे, बल्कि दक्षिणपंथी नेताओं में भी काफी असंतोष फैला। सुभाष चंद्र बोस अपने पुनर्निर्वाचन की वैचारिक प्रश्न के संदर्भ में अपनी विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब नरम दल और गरम दल एक है, तो इस परिस्थितियों में कांग्रेस काफी मजबूत है और अंग्रेजी हुकूमत को देश को आजाद करने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चेतावनी के रूप में सुभाष चंद्र बोस अपनी आखिरी चेतावनी के रूप में ब्रिटिश को प्रस्तुत करना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस अब एक हो चुका है, नरम दल और गरम दल एक चुका है, तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और ऐसी गतिविधियां प्रारंभ कर दिया जाए ताकि ब्रिटिश को भारत को आजाद करने के लिए मजबूर किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के प्रभावशाली नेता के रूप में उभरते हुए देखकर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्हें न बनाए जाने के लिए एक योजना बनाई। गांधी अब 1939 ईस्वी तक आते आते सुभाष चंद्र बोस से राजनीतिक मतभिन्नता का शिकार हो। तो वैसी स्थिति में पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो किया जा रहा था गुटबाजी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, वो गांधी को समझाने में सफल हुए और गांधी भी अब कदापि नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने। 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में आयोजित किया गया था, तो अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक लड़ाई प्रारंभ हुई। इस संदर्भ में चूंकि सुभाष चंद्र बोस पहले ही अपने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए एप्लीकेशन डाल दी और गुटबाजी प्रारंभ कर दी, लेकिन गांधी अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को बनाने के पक्ष में थे। और इस संदर्भ में गांधी का सबसे पहला पसंद नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू गांधी के आरंभिक पसंद थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अबुल कलाम आजाद का नाम नेहरू ने सुझाया। नेहरू अपने नाम पर सहमति नहीं प्रदान किया और बताया कि मैं नहीं, बल्कि इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इन सारे संदर्भों को पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉल्यूम 2 में बताया कि सुभाष बाबू पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन गांधी चाहते थे कि सांप्रदायिकता के उभार को कम करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना जाना ही सही होगा। तो गांधी यहाँ दो संदर्भ दिखाना चाह रहे थे। एक तो राजनीतिक गतिरोध के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस को पटकनी देना चाहते थे, दूसरा कि 1939 ईस्वी में चूंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था और सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिल रहा था, तो सांप्रदायिकता को कि जो उभार था, उस सांप्रदायिकता को उभार को कम करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुझाकर उस सांप्रदायिकता के उभार को कम कर देना चाहते थे। तो गांधी यहाँ दोहरी राजनीति प्रारंभ किए थे। सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्षीय पद के पुनर्निर्वाचन के लिए डटे हुए रह गए।
मौलाना अबुल कलाम का नाम का जब प्रस्ताव आया, मौलाना अबुल कलाम आजाद से भी गांधी मिले और बोले कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ें, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अंततः गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ने को कहा। पटेल ने 1939 के कांग्रेस कार्य समिति की ओर से इसी संदर्भ में एक बयान जारी कर दिया और कहा कि भले ही सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाए, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी उनकी नीतियों की परीक्षण करेगी और आवश्यकता हुई तो उन नीतियों को वीटो के पावर से भी रद्द कर दिया जाएगा। तो चूंकि कांग्रेस में कार्य समिति का बहुत बड़ा पावर था, अध्यक्ष के भी नीति को भी वो रिव्यू कर सकता था। चूंकि सुभाष चंद्र बोस काफी मजबूत स्थिति में थे चुनाव जीतने के लिए, तो और कांग्रेस के दूसरे धड़े को यह लग रहा था कि शायद सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाएंगे। अपने अध्यक्षीय भाषण में जब चुनाव प्रारंभ हुआ त्रिपुरी में अध्यक्ष पद के लिए, तो अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए मैं लड़ रहा हूं, चूंकि अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश को एक अल्टीमेटम देना है। और इस संदर्भ में उस भाषण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी हवाला दिया, क्योंकि उस समय 1938 ईस्वी में एक म्यूनिख समझौता हुआ था और उस म्यूनिख समझौता के तहत क्या हुआ था कि जर्मनी और फ्रांस जो है फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे सुभाष चंद्र बोस को आत्मविश्वास हुआ कि इंग्लैंड कमजोर है और इंग्लैंड कमजोर है इसीलिए जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब भारत भी कुछ ऐसी गतिविधियां प्रारंभ कर देगा ताकि इंग्लैंड भारत को आजाद करने के लिए तैयार हो जाए। इससे यह लगा कि शायद साम्राज्यवाद काफी कमजोर है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्ति और सम्मान को गहरा आघात लगा है इस म्यूनिख समझौता के संदर्भ में। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि यही उचित समय है जब निष्क्रियता को छोड़ते हुए कांग्रेस स्वराज के प्रश्न को उठाते हुए ब्रिटिश को इस संबंध में अल्टीमेटम दे दे। ये एक बहुत गहरी चेतावनी ब्रिटिश को देने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया अपने अध्यक्षीय भाषण में, और संदर्भ लिया गया था 1938 का म्यूनिख समझौता के तहत, क्योंकि उस म्यूनिख समझौता में जो है इंग्लैंड जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण करता है। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति है वो काफी कमजोर हो गई और इस स्थिति में हमें भी अपने स्वराज के लिए अल्टीमेटम दे देना चाहिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को। अल्टीमेटम में कहा गया कि यदि निर्धारित समय के भीतर मांगे को नहीं मानी जाती तो असहयोग और सत्याग्रह के उपायों को आजमाया जाएगा। असहयोग और सत्याग्रह के उपायों को आजमाया जाएगा। बोस का मानना था कि ब्रिटिश शासन लंबे समय तक सत्याग्रह का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश अब उस स्थिति में नहीं है कि हमारे सत्याग्रह का वो सामना कर सके। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी ओर भी आत्मबल था कि उनका मानना था कि ब्रिटिश के खिलाफ कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उससे पहले 1937 का जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी और इसका मतलब है कि कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन के रूप में काफी मजबूत हो गई। तो कांग्रेस की शक्ति के बारे में भी सुभाष चंद्र बोस को यह आभास हो गया था कि इधर कांग्रेस मजबूत हुई, उधर ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर हुआ है। दूसरी ओर कि ब्रिटिश भारत में जन आंदोलन की प्रगति को बढ़ाए रखना है और इसलिए यह अभी
एक अत्यंत उपयुक्त माहौल है ब्रिटिश के खिलाफ असहयोग और सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए। खैर, ये जो जन आंदोलन के बारे में बताए सुभाष चंद्र बोस कि ये जन आंदोलन तभी संभव है जब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा इस संघर्ष में झोंकने के लिए तैयार हो जाए। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाला देते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कमजोरी को लोगों के सामने में रखा कांग्रेस के अधिवेशन में, दूसरी ओर कांग्रेस की जो शक्ति में वृद्धि हुई थी प्रांतीय चुनाव के आधार पर, वो रखने का प्रयास किया। और तीसरी बात बताया कि कांग्रेस के अंदर जो गतिरोध है, जो आपसी राजनीतिक मनमुटाव है, उस आपसी मनमुटाव को भी दरकिनार करने की सलाह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के नेताओं को प्रस्तुत करते हैं कि आप लोग यदि बेहतरीन आप लोग यानी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपसी मतभेद को भुलाकर इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए तो ये ब्रिटिश प्रभुसत्ता भारत से समाप्त हो सकती है। जब अध्यक्षीय भाषण समाप्त हुआ तो उस अध्यक्षीय भाषण के संदर्भ में जब चूंकि सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष का भाषण देने में असमर्थ थे, तो कारण वो बीमार भी थे, तो अपने अध्यक्षीय भाषण देने में असमर्थ सुभाष चंद्र बोस सभी लोगों के सामने स्ट्रेचर पर लेटे हुए आए थे। स्ट्रेचर पर लेटे हुए आए और बोलने में असमर्थ थे। तो वैसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय भाषण मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पढ़ा। यहाँ आजाद के द्वारा सुभाष चंद्र बोस अपना भाषण पढ़वा देने से एक सांप्रदायिक या एक विशेष समुदाय के लोगों का भी ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद से अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़वा के। और इस संदर्भ में कांग्रेस ने कहा कि 6 माह में देश को यह अंतिम चेतावनी ब्रिटिश को दे देनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो एक राष्ट्रव्यापी पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। अंततः जब चुनाव हुआ और चुनाव का जब परिणाम आया तो जो गांधी जी के तरफ से जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, उस पट्टाभी सीतारमैया को 1377 के मात्र वोट आया था और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला था अध्यक्ष पद के लिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सीतारमैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया, यानी कुल 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिए। तो इस प्रकार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई और पट्टाभी सीतारमैया के संदर्भ में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी ने बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार। इस कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पट्टाभी सीतारमैया मात्र एक संकेत के रूप में था और इस चुनाव को लड़ने वाले महात्मा गांधी थे। यानी गांधी जी एक सिंबॉलिक रूप से पट्टाभी सीतारमैया को वहां अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया और इस संदर्भ में लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की जीत में मेरी जीत है, यदि पट्टाभी सीतारमैया की हार होगी तो मेरी हार होगी। तो जब 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद को जीत लिया, तो इस प्रकार 2 दशकों में पहली बार किसी ने कांग्रेस के भीतर गांधी की इतनी बड़ी चुनौती प्रदान किया। गांधी को इतनी बड़ी चुनौती कोई प्रदान नहीं किया जब से गांधी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रवेश किए। यानी 1917 में जब से गांधी चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ की अपनी राजनीतिक यात्रा और 1917 से लेकर जो 1939 की स्थिति तक आए, लगभग 2 दशक के बाद पहली बार किसी ने कांग्रेस के भीतर गांधी को इतनी बड़ी अधिक चुनौती प्रदान किया
और गांधी को पटकनी देने में सफल रहा, और वो व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस। दोनों की मना स्थिति राजनीतिक तौर पर लक्ष्य दोनों का एक ही है, साध्य दोनों का एक ही है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर महात्मा गांधी हो। साध्य एक है, लेकिन साध्य को साधने के लिए जो साधन है वो अलग अलग है। साध्य को साधने के लिए अलग अलग है। चूंकि गांधी साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की सूचिता पर बल देते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस साधन को साधने के लिए, साध्य को साधने के लिए सूचिता पर बल विशेष रूप से नहीं देते हैं। उनका कहना है कि साध्य किसी भी रूप में यदि साधन उपलब्ध ना हो तो किसी न किसी बाएं दाएं या गैर राजनीतिक कार्यों के माध्यम से भी हम उस साध्य को साध लेंगे, लेकिन गांधी उस साधन की शुद्धता पर विशेष बल देने लगे थे। दोनों में अंतर था। सुभाष चंद्र बोस की जीत पर गांधी ने शुभकामना देते हुए अपने समर्थकों से कहा कि आखिरकार सुभाष हमारे देश का शत्रु नहीं है, इन्होंने अपने देश के लिए काफी कष्ट उठाया है। आगे गांधी ने कहा कि सुभाष ही या सुभाष की नीति ज्यादा अग्रवर्ती और विनयपूर्ण है, अल्पमत वाले केवल उन्हें शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस के इस जीत पर कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जीत गांधी, या यूं कहें कि गांधीवादी विचारधारा को नहीं मानने वालों की जीत है, और गांधी जी के विचारधारा को मानने वालों की हार है। आगे उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने यहां तक भी कह दिए कि यदि मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बड़े बहुमत से जीतकर मौलाना अबुल कलाम आजाद वापस आते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस स्टेटमेंट के बाद पटेल ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखकर कहा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना एकदम असंभव है, लेकिन बीमार चल रहे सुभाष चंद्र बोस को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं, और अध्यक्ष के द्वारा जो बनाया गया नीति है उस नीति को कांग्रेस कार्य समिति उसका रिव्यू करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए यह भी कहे कि कांग्रेस का अध्यक्ष भले ही मैं निर्वाचित हो गया हूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि कांग्रेस कार्य समिति की गठन गांधी के अनुसार हो, कांग्रेस कार्य समिति का गठन गांधी के अनुसार हो। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर जो त्रिपुरी संकट उभर कर सामने आया, उसमें महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा दो विचारधाराओं के रूप में भरकर सामने आया। एक धारा सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा धारा गांधी जी का। एक साम्राज्यवाद को तुरंत उखाड़ फेंकना चाहते थे, दूसरा साम्राज्यवाद को धीरे धीरे उखाड़ फेंकना चाहते थे। एक साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए जो तानाशाही शक्ति था, मुसोलिनी और हिटलर का भी सहयोग लेने के लिए तैयार था। दूसरा यानी गांधी का जो गुट है वह तानाशाह यानी नाजीवाद और फांसीवाद के साथ लेकर कभी भी साम्राज्यवाद को उखाड़ने के पक्ष में नहीं थे। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कांग्रेस में जो एक जननेता थे महात्मा गांधी, उस जननेता को पहली बार त्रिपुरी अधिवेशन में एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा, और इस क्राइसिस के संदर्भ में जो चुनौती प्रदान किया था वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं एक प्रश्न देता हूं और मैं आशा करता हूं उस प्रश्न का आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिए कि गांधी
जब अध्यक्षीय पद के लिए नेहरू को प्रस्तावित किए थे, लेकिन नेहरू चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो नेहरू ने किन व्यक्तियों का नाम सुझाया अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए? इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दें। बाकी इस वीडियो को लाइक करते हुए आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।